हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं सर्वेइंग का, यानी लेक्चर नंबर 13 होगा। ठीक है। यहाँ पे कंटूरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी इसके पीछे आप लोग लेवलिंग के बारे में देखे होंगे कि लेवलिंग क्या होता है। तो लेवलिंग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं कंटूरिंग पे। कंटूरिंग क्या है? तो कंटूरिंग पढ़ने से पहले आपको लेवलिंग क्लियर होनी चाहिए कि लेवलिंग क्या होता है। आइए देखते हैं कंटूरिंग क्या है। सीधा सीधी लाइन का मतलब समझाते हैं। कंटूरिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मीन सी लेवल के बारे में सुने थे। समुद्र तल की गहराई, जिसको समुद्र तल को ही हम लोग मीन सी लेवल बोलते हैं। यहीं से सभी जितने भी एलिवेशन होता है, सभी का मेजरमेंट होता है। मतलब मान लीजिए कि आपका घर तो कितना ऊंचाई पर है, तो एक कोई रेफरेंस होना चाहिए ना। तो ही मीन सी लेवल है, समुद्र तल की ऊंचाई। जैसे रेलवे स्टेशन है, कितना ऊंचाई पे है। ठीक है, मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन जैसे बिहार शरीफ है, कितना लेवल पे है, और बख्तियारपुर कितना लेवल पे। तो दोनों के बीच का हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो मीन सी लेवल से दोनों कितना ऊंचा है, तो हम लोग जो रेफरेंस लेते हैं वो आपका क्या है, मीन सी लेवल ही है। ठीक है। अब आते हैं कंटूरिंग क्या है। तो मान लीजिए जैसे कि आपका कुछ स्टेशन का ही नाम लेते हैं। मान लीजिए बीकेपी है, ठीक है, यानी बख्तियारपुर है, जिसका मीन्स आरएल है 100 मीटर। मतलब समुद्र तल से इसका ऊंचाई है 100 मीटर। ठीक है। और जैसे कोई और दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुगल सराय है, ठीक है, वो भी 100 मीटर का है। 100 मीटर का है। कोई और स्टेशन ले लेते हैं, दिल्ली ले लेते हैं, वो भी कितना का है, 100 का है। तो यानी 100 100 मीटर वाला, यानी सेम पॉइंट वाला को जो लाइन से हम मिलाएंगे, उस इमेजिनरी लाइन होता है। मतलब हम एक इमेजिनेशन करते हैं, मतलब हम अनुमान करते हैं कि जो 100 100 मीटर वाला जो लाइन है, वो सब 100 मीटर वाला को एक साथ मिलाएंगे जिस लाइन के थ्रू, उसी लाइन को हम लोग कंटूरिंग कहते हैं। सेम इलिवेशन को मिलाना है। ठीक है। सेम है, जैसे अब 101 वाला मान लेते हैं कि बिहार शरीफ है 101 मीटर ऊंचा। ठीक है, पटना है 101 मीटर ऊंचा, और कोई ले लेते हैं, ठीक है, राजगीर है 101 मीटर ऊंचा। तो ये सबको जिस लाइन से मिलाएंगे, मतलब सेम पॉइंट वाला को, तो वो जो लाइन क्रिएट होगा, इमेजिनरी लाइन होता है, ऐसा कोई लाइन होता नहीं है। मतलब लाइन एज्यूम करेंगे कि सेम पॉइंट वाला को मिलाने वाला जो लाइन होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंटूरिंग कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो आते हैं, पढ़ते हैं कंटूरिंग क्या होता है। एक सेकेंड वेट प्लीज। कंटूर लाइन क्या है यहाँ पे? तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज ऑब्टेन्ड बाई ए ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड कंटूर लाइन। क्लियर है? कंटूर लाइन क्या होता है? इट इज ए लाइन, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन होता है विच इज ऑब्टेन्ड बाई ए ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। इक्वल एलिवेशन को अगर हम ज्वाइन करते हैं जिस लाइन के थ्रू, उसी लाइन को कंटूर लाइन कहते हैं। तो हमें नहीं लगता कि अभी आपको अब कभी कंटूर लाइन के बारे में कंफ्यूजन होगा कि कंटूर लाइन क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर लाइन, इसका प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे ज्यादा यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो प्रॉपर्टीज से ही पूछे जाते हैं। कि प्रॉपर्टी मतलब कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन रहता है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन रहता है, बताएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर लाइन, पहला जो प्रॉपर्टीज है, पहला है कंटूर लाइन ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज कर्व। जो कंटूर लाइन होता है वो हमेशा एक क्लोज कर्व में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कंटूर लाइन हमेशा एक क्लोज्ड कर्व होता है, नॉट ओपन ओपन कर्व। ठीक है, ये हमेशा क्लोज कर्व होता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्लोज में होगा। ठीक है, कंटूर लाइन आर क्लोजली स्पेड इन केस ऑफ स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप का मतलब समझते हैं? खड़ा स्लोप। जैसे मान लीजिए, बताइए कि दोनों में कौन स्लोप स्टीप है? पहला स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान। तो ये जो स्लोप है क्या है, स्टीप है। और ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा थी हो गया, ये देखिए, ये सब देखिए। आपको मान लीजिए ऐसे मिटार के बनाते हैं, फिर से बताइएगा कौन इसमें स्टीप स्लोप है। एक सेकेंड। एक ये स्लोप हो गया, एक ये स्लोप हो गया, एक ये स्लोप हो गया। बताइए कौन स्लोप सबसे ज्यादा स्टीप है? तो सबसे ज्यादा ये स्टीप है। ठीक है, ये वाला स्टीप है। मतलब देखिए सीधे खड़ा है। जैसे सीढ़ी उढ़ी चढ़ते हैं आप लोग, सीढ़ी चलते चढ़ते हैं, तो कोई कोई के सीढ़ी देखते हैं ना, खड़ा रहता है इस तरह। कोई के सीढ़ी दम इस तरह से रहता है। तो आप क्या बोलते हैं, जो देखते हैं, कहते हैं ये सीढ़ी तो पूरा एकदम खड़ा है। ठीक है, तो ही स्टीप स्लोप की बात कर रहा है। तो अगर स्टीप स्लोप होता है, तो उसमें जो कंटूर लाइन होता है वो क्या होता है, क्लोजली स्पेस्ड होता है, मतलब नजदीक नजदीक पे बना होता है। कंटूर लाइंस आर, एक सेकेंड, कंटूर लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड इन केस ऑफ स्टीप स्लोप।
अगला पॉइंट पे आते हैं, इफ कंटूर लाइंस आर इरेगुलर दे इंडिकेट ए रफ ट्रेन। अगर वो इरेगुलर कंटूर लाइन है, जो कंटूर लाइन है वो इरेगुलर हो, तो हम समझते हैं कि वो कैसा क्षेत्रीय होगा, रफ ट्रेन होगा, ठीक है। अगर कंटूर लाइंस आर स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन केस ऑफ फ्लैट सरफेस, अगर कंटूर लाइन स्ट्रेट हो, पैरेलल हो, इक्वली स्पेस्ड हो, तो उसे हम समझते हैं कि वो कैसा मेरा सरफेस बता रहा है कि आपका सरफेस कैसा फ्लैट सरफेस है। तो कंटूर लाइन से इंडिकेट मतलब कंटूर लाइन से हमें पता हो जाती है कि हमारा सर्वे का जो फील्ड है वो कैसा है। अगर स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है किसी, मतलब एक बार मेजरमेंट करके रख दिया गया जैसे पटना शहर का, सिटी का, अब कोई भी वहां पे कुछ बनाने आएगा तो वो कंटूर को देखेगा। अगर कंटूर स्ट्रेट है, पैरेलल, इक्वल है, तो हम समझेंगे कि जो अपना शहर है वो कैसा है, फ्लैट सरफेस में है, ठीक है। चलिए, अगर कंटूर लाइन इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप, अगर यूनिफॉर्म स्लोप भी होता है तो भी, यूनिफॉर्म स्लोप का कहने का मतलब, अगर मान लीजिए एक 1 मीटर चलने पर 1 मीटर नीचे हो रहा है तो इक्वली यूनिफॉर्म हो, ऐसा ना कि ऐसे ऐसे हो, ठीक है। तो ये इक्वली यूनिफॉर्म नहीं हुआ। इक्वली यूनिफॉर्म का मतलब उसका स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे चेंज होना चाहिए। ग्रेडियंट इक्वल टाइम के और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, टाइम नहीं सॉरी, स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं छठा पॉइंट में आते हैं, कंटूर लाइंस इंक्रीजेज इन एलिवेशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इन केस ऑफ डिप्रेशन। अगर आपका इस तरह से दिखाया जा रहा है, वहाँ आगे फिगर भी दिखाया जाएगा, अगर एक कंटूर लाइन है, यही कंटूर लाइन है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब इंक्रीज होते जा रहा है ना, इन साइड टू आउटसाइड, इसका मतलब वो तालाब की बात कर रहा है, वहां पे गड्ढा है, ठीक है। आपको नहीं दिखाई देगा, सेम चीज ऐसा ही बनाएंगे, देखिए सेम चीज ये भी बनाएंगे, बस खाली कंटूर यहाँ से 1 2 3 4, अब अंदर की ओर बढ़ते जा रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, अंदर की ओर बढ़ते जा रहा है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, हिल के, पहाड़ी एरिया के। और ऊपर वाला देख रहे हैं, बताइए किसका है, तालाब के। तो आपको बस पढ़िएगा तब तो ये सब चीज समझ में आएगा। तो अगर इन साइड से आउट साइड बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, डेट मीन्स डिप्रेशन। अगर 1 2 मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जो आउट साइड से इन साइड इंक्रीज हो रहा है, डेट मीन्स हिल्स, ठीक है। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया। एक सेकेंड वेट, देखिए, तो चलिए इसको फिगर में करके दिखाते, पहले यहाँ पे पढ़ लेते उसके बाद फिगर में दिखाते हैं इसको। एक सेकेंड, चलिए, द कंटूर लाइन इंक्रीजेज इन एलिवेशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इन केस ऑफ डिप्रेशन। अगर इंक्रीज कर रहा है कहाँ से, इनसाइड टू आउटसाइड, डेट मीन्स डिप्रेशन, मतलब तालाब उलाब को शो कर रहा है। कंटूर लाइन इंक्रीजेज इन एलिवेशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, डेट मीन्स हिल्स, ठीक है, वो पहाड़ को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि देखिए 100 है, फिर 102 है, फिर 104 है, फिर 106 है। तो कंटूर लाइन जो है पहले 100 है, फिर 102 है, फिर 104, देखिए कैसे मतलब डिप्रेशन बना, उसको दिखा देते, एक सेकेंड रुक जाइए। मान लीजिए पहला कंटूर है जो 100 का है, दूसरा कंटूर कितना का, 102 का, तीसरा कंटूर कितना, 104 का, और लास्ट वाला कितना, 106 का। तो ये जो कंटूर बना है ना बाबू, वो 100 से यानी इन साइड टू आउटसाइड जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इन साइड टू आउटसाइड। अब इसको ऊपर खींच के देखिए, नीचे देखिए, तो ये गड्ढा जैसा बन गया, तो यही डिप्रेशन कहला रहा था, ठीक है। तो अगर इन साइड टू आउटसाइड रहेगा, नहीं समझ में आया, देखिए, देखिए पहले तो छोटा सा लाइन है, तो इसका लाइन कहाँ जाएगा, ऊपर इतना ही दूर जाएगा, इतना ही दूर जाएगा, और लास्ट वाला के देखिए इतना दूर जाएगा, तो ये कैसा बना दिया, सिर्फ गड्ढा टाइप का बना दिया, यानी डिप्रेशन हो गया। अब इसको में देखते हैं, आउटसाइड से इनसाइड, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है, मतलब 100 102 104 106, तो ये कैसा शेप बना रहा है, हिली एरिया बना रहा है, ठीक है। अब क्लियर हो गया, कभी भूलेंगे कभी नहीं भूलेंगे, यहीं से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और एक और आता है ओवर क्लिप वाला, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखना, यही क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं लोग। तो कितना सिंपल से बता दिए कि अगर अंदर से बाहर बढ़ते जा रहा है डिप्रेशन, अगर बाहर से अंदर बढ़ते जा रहा है हिल, ठीक है। तो अभी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंटूर लाइन और ऑलवेज क्रॉसेस ए रिज लाइन एट 90 डिग्री एंड दे फॉर्म यू शेप्ड कर्व विद द देयर कनकेव साइड टूवर्ड हायर एलिवेशन, दैट मीन्स यहाँ पे जो
वैल्यू को शो करते हैं वो हमेशा बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ, और यू शेप का होता है। तो देखिए 106, 104, 102, 101, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से बढ़ते जा रहे हैं 100, 102, 104, 106। ठीक है, तो ये वैली लाइन हो गया, ये रीज लाइन हो गया। तो दोनों में बस इतना ही अंतर है, एगो यू शेप का होता है, एक भी शेप का होता है। यू शेप का होता है जो क्या होता है, इंक्रीज टू लोअर होता है, मतलब 106 से 100 की तरफ इस तरह से जा रहा है, और इसमें क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो दोनों में बस इतना ही अंतर है रीज लाइन और वैली लाइन में। तो रीज लाइन क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, और एक कर्व होता है, यू शेप का होता है, और ये क्या होता है, कनकेव होता है साइड टूवर्ड हायर एलिवेशन। ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है। ठीक है, तो दोनों में बस इतना ही अंतर है, एक कनकेव होता है, एक कन्वेक्स होता है, एक यू शेप का होता है, एक भी शेप का होता है। कंटूर लाइन ऑलवेज क्रॉसेस ए वैली लाइन एट 90 डिग्री and they form V-shaped curve with their convex side toward the higher elevation. क्लियर है बाबू? टू कंटूर लाइन कैन नॉट जनरली क्रॉस ईच अदर। कभी भी, जनरली की बात नहीं, कभी भी दो लाइन आपस में क्रॉस नहीं करता है। एक्सेप्शन है यहाँ पे, स्पेशल केस है वर्टिकल क्लिप। ठीक है, टू कंटूर लाइन कैन नॉट जनरली क्रॉस ईच अदर बिकॉज पॉइंट कैन नॉट हैव टू एलिवेशन। क्यों नहीं करता है, कोई रीजन पूछ सकता है कि जो आप तो बोल दिए कि दो कंटूर लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, तो क्यों नहीं करेगा? आपको अगर डिफिनीशन पता है तो आपको आंसर मिल गया होगा कि सेम इलिवेशन हमेशा क्या होता है, सेम इलिवेशन को मिलाने वाली लाइन को हम लोग कंटूर लाइन कहते हैं। तो 100 मीटर का है, 100 मीटर का है, अगला 101 मीटर का रहेगा, 101 मीटर, तो बताइए कभी भी क्रॉस करेगा? ये तो 101 वाला लाइन में रहेगा, ये 100 वाला लाइन में रहेगा, तो कभी क्रॉस नहीं करेगा, है ना? कभी क्रॉस करेगा? कभी क्रॉस नहीं करेगा। तो यही है रीजन क्रॉस नहीं करने का। लेकिन ऐसा वर्टिकल क्लिफ में नहीं होता है। वर्टिकल क्लिफ में ओवर हैंगिंग के वजह से वहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। कंटूर लाइन्स अपीयर टू कन्वर्स और मीट एट, सॉरी, एट ए पॉइंट इन ए केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ में क्या होता है, उसका शेप इस तरह से है। तो देखिए वर्टिकल क्लिफ में क्या होते हैं, यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाते हैं। ये आपका कंटूर लाइन था, तो कंटूर लाइन ये वर्टिकल क्लिफ है, मतलब पहाड़ी चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए आगे मिल रहा है, यही कन्वर्ज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्स, या इसको हम क्या बोलेंगे, मीट हो जा रहा है। ठीक है, एट ए पॉइंट। अब आते हैं, कंटूर लाइन अपीयर टू क्रॉस इन केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिफ। ओवर हैंगिंग क्लिफ ये है किसका एग्जाम्पल, ओवर हैंगिंग क्लिफ के एग्जाम्पल है। तो इस केस में भी क्या होता है, कंटूर लाइन क्रॉस कर जाता है। तो यही बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, और चलिए उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ के चलते हैं। ठीक है, और करवा देंगे, आपको टेंशन है, अगर ज़रूरत पड़ेगा देखेंगे। वैसे तो इस क्वेश्चन का आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगा तो करवा देंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेथड ऑफ कंटूरिंग। मेथड ऑफ कंटूरिंग क्या है? ए, अच्छा किन्हीं को लग रहा होगा सर क्यों छोड़ा है, ए एसएससी जेई का क्वेश्चन लगा रहे थे उसका डाल दिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे, लेकिन अभी रहने दीजिए। ठीक है, चलिए मेथड ऑफ कंटूरिंग। देर आर टू मेथड ऑफ कंटूरिंग। मेथड, कंटूरिंग करने का दो मेथड है, पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हम लोग पहले इनडायरेक्ट मेथड का भी टाइप देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ग्रिड और स्क्वायर मेथड है, रेडियल लाइन मेथड है, टेकोमेट्रिक मेथड है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे, कंटूरिंग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पहला आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड क्या है। ठीक है, so in this method of contouring, points of required elevation are directly traced in the field by taking various foresight and intermediate sight are required staff reading। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट जो यहाँ पे एक सेकेंड, होता क्या है कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्ट रीडिंग, जैसे कोई भी बैक साइड या इंटरमीडिएट साइड है उसका डायरेक्ट रीडिंग ले पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इन दिस मेथड ऑफ कंटूरिंग, पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड इलिवेशन आर डायरेक्टली ट्रेस्ड। ठीक है, वो जो पॉइंट्स है बैक साइड और फोर साइड वो डायरेक्टली ट्रेस्ड हो पा रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या, दो टाइप का है, एक ग्रिड, तीन टाइप का है। एक ग्रिड मेथड हो गया जिसे स्क्वायर मेथड के भी नाम से भी जानते हैं, दूसरा रेडियल लाइन मेथड हो गया, तीसरा जो हो गया टाइकोमेट्रिक मेथड हो गया।
तो पहली बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में ग्रिड मेथड और स्क्वायर मेथड का। तो इन दिस मेथड ऑफ कंटूरिंग एरिया टू बी सर्वेड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एरिया को स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मेट में बदल देते हैं, रेडियल में बदल देते हैं। तो बस दोनों का एक एक पॉइंट से याद रहेगा हमेशा के लिए कि इसमें जो होता है इसको स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और स्क्वायर फॉर्म कितना से कितना के बीच कन्वर्ट होता है, 5 × 5 टू लेकर 20 × 20 तक आप स्क्वायर बना सकते हैं। मतलब आपका जो एरिया है, फील्ड है, वो जितना बड़ा रहेगा, यानी बड़ा रहे या सबसे छोटा रहे, लेकिन आपको स्क्वायर फॉर्म कितना का बांटना है, 5 × 5 का ही बांटना है। ठीक है, या 20 तक, मतलब 5 से 20 तक का फॉर्मेट बनाना है वहाँ पे। ठीक है, बाई टेकिंग वेरियस फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड एलिवेशन ऑफ ग्रिड पॉइंट आर डिटरमाइंड, कंटूर्स आर प्लॉटेड बाई इंटरपोलेशन। ये इंटरपोलेशन पढ़े थे, मैथ में पढ़ाए थे कि कोई चीज़ दिया रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ का RL यहाँ इतना है, 99.9 है, यहाँ का इतना है, तो इसके बीच का कितना इंटरवल होगा। ठीक है, तो इसको हम किससे निकालते थे, इंटरपोलेशन मेथड से। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि इंटरपोलेशन, अगर कोई दो पॉइंट पता होता था, जैसे इंटरपोलेशन मैथ में पढ़े थे ना कि एक्स का वैल्यू 9 है, और एक्स का वैल्यू 9 है टू, मान लीजिए कि सॉरी 9 पे इसका बाई का वैल्यू 12 है, कुछ भी, 2 पर इसका 14 है, फिर 5 पे इतना है, तो बताइए 7 पे इसका वैल्यू कितना होगा। तो इस तरह से निकालते थे इंटरपोलेशन मेथड लगाकर। ठीक है, और न्यूटन रेफसान में, सॉरी, न्यूटन फॉरवर्ड डिवाइडेड रूल कर करके पढ़ते, न्यूटन बैकवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड करके वहाँ पे पढ़ते थे। ठीक है, तो वही रूल लगाकर, मतलब इंटरपोलेशन के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। रेडियल लाइन मेथड में क्या है कि इसका जो फॉर्मेट होगा किस में कन्वर्ट कर देना है, रेडियल में कर देना है। ठीक है, रेडियल में कर देना है, उसको डिवाइड करके वहां से जो वैल्यू निकालेंगे, इनडायरेक्ट मेथड होगा। तो इन दिस मेथड ऑफ कंटूरिंग रेडियल लाइन आर रन फ्रॉम पीक ऑफ द हिल एंड वेरियस गाइड पॉइंट्स आर selected on these lines by taking intermediate and foresight elevation of these guide point are determined contour are plotted using ये interpolation। इसको भी हम लोग किसके थ्रू निकालेंगे, इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू ही निकालेंगे, और इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे रेडियल बनाएंगे। ठीक है, टेकोमेट्री का यहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिखा हुआ है, एक सेकेंड लिख देते हैं यहाँ पे। टेकोमेट्री क्या है, तो इसमें जो मेथड होता है, पहले यहाँ पे डिफिनीशन आपको लिख देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड वेट कीजिए। टेकोमेट्री लिख लीजिएगा अपने कॉपी में आप लोग भी। टेकोमेट्रिक टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग involves the setting out of the radial lines by making a different angles with respect to a reference लाइन या फ्रेम। ठीक है, लाइन लिख देते हैं। ठीक है, ऑन, अब दूसरे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, ऑन ईच ऑफ द रेडियल लाइन्स the tachometric readings are then taken on the leveling staff kept at different point। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स। क्लियर है, तो आई होप लिख लिए होंगे सब, अपने कॉपी में नोट्स में लिख दीजिएगा, पता ना कैसे यहाँ पे छूट गया। ठीक है, तो जो टेकोमेट्रिक मेथड होता है, उसमें क्या होता है, टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग इन्वॉल्व्स द सेटिंग आउट ऑफ द रेडियल लाइन
बाई मेकिंग डिफरेंट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस फ्रेम। जो रेडियल्स बन रहा था उसी में हम लोग एंगल्स का इंक्लूड कर देते तो टाइक्योमेट्रिक मेथड कहला जाता है, ठीक है। तो ये सब को आपको मतलब कि लाइव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दूसरा चैनल है ना, वहाँ पे अब दिखाएंगे सर्वे का, ठीक है। इस पे नहीं दिखा रहे थे, किसी कोई इशू हो जाता है इस वजह से यहाँ पे नहीं दिखा रहे थे, ठीक है। तो उसको हम लोग इंजीनियर्स प्रोजेक्ट पे ये सबको मेथड को हम लोग वहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे अब चलते हैं, उसका कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मेथड इज कंटूरिंग इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड होता है वो इनडायरेक्ट मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है, कम से कम इतना पॉइंट याद रखना है। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोर लेबोरियस एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट। मेहनत भी ज़्यादा लगता है डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज सुटेबल फॉर हिली एरिया। ये ज़्यादातर किसके लिए सूटेबल है, हिली एरिया के लिए है। लेकिन ऑल ओवर की बात करें, जैसे डायरेक्ट में तो एक ही पार्ट था, इनडायरेक्ट में तीन पार्ट था, रेडियल, स्क्वायर और आपका टाइकोमेट्री। तीन तीन हो गया इनडायरेक्ट में, एक हो गया डायरेक्ट, यानी चारों में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपका टाइक्योमेट्रिक मेथड ही, ठीक है। तो चलिए अब यूज ऑफ कंटूर मैप, यूज हम लोग कहाँ करते हैं। द कंटूर मैप आर यू टू गेट ए सुटेबल लोकेशन फॉर वेरियस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, जैसे हाईवे में, रेलवे में, पाइपलाइंस में, कैनाल हमको लगाना है। ये सब में क्यों करते हैं, क्योंकि पाइपलाइन है या हाईवे या रेलवे है तो हमको एलिवेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि आपका गाड़ी ही है, सामान लोड के बहुत भारी वजन वाला, अगर वो ढुलाव ज़्यादा हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांस हो जाएगा। कैनाल उनाल पानी है, अगर एलिवेशन इधर ऊंचा है तो पानी चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। ये सब के लिए हमको कंटूरिंग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, टू चेक द इंटर विजुअली अप टू स्टेशन, टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर में कितना पानी अट सकता है, मतलब जा सकता है, उसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसके थ्रू। द लोकेट ऑफ लोकेशन, रिजर्वायर वो होता है जहाँ पे हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है। टू लोकेट द लोकेशन ऑफ ए कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया मतलब, जैसे कैचमेंट एरिया का मतलब समझते हैं क्या होता है, रेनफॉल होता है, मतलब वर्षा होता है। देखिए रेनफॉल होता है तो पानी क्या होता है कि सब जमा हो के एक जगह कहीं जाके सिंगड़ जाता है। तो ये जो एरिया कहलाता है क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया कहलाता है। तो उसके लिए भी, वो लोकेट करने के लिए भी कि पानी मेरा कहाँ जाकर रुकेगा, उस कैचमेंट एरिया को लोकेट करने के लिए हम लोग कंटूर कंटूरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कंटूरिंग चाहिए हमको। कंटूरिंग इंटरवल क्या है, लास्ट टॉपिक है कंटूर का। कंटूरिंग इंटरवल क्या है, द कंटूर इंटरवल इज डिफाइंड एज द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन टू कंटूर। दो कंटूर के बीच के वर्टिकल स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंटूर इंटरवल कहते हैं। उसके निकालने का फार्मूला है, जो एक्यूरेसी ऑफ ड्राइंग होता है, कितना होता है, 0.025 इंटू स्केल ऑफ ड्राइंग। स्केल ऑफ ड्राइंग सब समझते हैं, बहुत बार पढ़ा दिए हैं, ठीक है, कि मैप डिस्टेंस बटा ओरिजिनल डिस्टेंस इज कॉल्ड स्केल ऑफ ड्राइंग, ठीक है। तो कंटूर ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू 0.025 इंटू स्केल ऑफ ड्राइंग। क्लियर है बाबू, 0. यहाँ पे 1/s क्या है, स्केल ऑफ ड्राइंग है, 0.025 क्या है, एक्यूरेसी ऑफ ड्राइंग है। कंटूर इंटरवल फैक्टर अफेक्टिंग किस पे करता है, द टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया का डायरेक्टली है, स्केल का इन्वर्सली है, इकोनॉमी मतलब पैसे उसे से क्या है, मतलब जो वो क्या है, इन्वर्सली है, और आपका फ्लैटनेस पे क्या है, इन्वर्सली है, ठीक है। तो बस ये आज का लास्ट टॉपिक था, कल से हम लोग थियोडोलाइट के ऊपर चलेंगे। आपका कल से क्या होगा, थियोडोलाइट पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तो थियोडोलाइट स्टार्ट करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए नहीं, सर्वे का ही सबसे अच्छा टॉपिक है आपका थियोडोलाइट, ठीक है। तो कल इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।